Hello students, today we are going to do our second chapter of the First Flight book. Though it is the second chapter, but on the whole it is our fourth fresh and new topic. As we know, before this we have done our first chapter, A Letter to God, then our first poem, Dust of Snow, then the poem Fire and Ice. So on the whole it is your fourth chapter including two poems. And second chapter if we only talk of prose. Well, I'm Ghazala Sharik Hassan, and now let's do our chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This extract is from Nelson Mandela's autobiography Long Walk to Freedom. Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration of 10th May 1994. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये नेल्सन मंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब एक इंसान अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखता है, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उस ऑटोबायोग्राफी का ये जो चैप्टर है आपका, वहाँ से एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। इसमें मंडेला बताते हैं जो हिस्टोरिक ओकेजन हुआ था, यानी 10th में 1994 को जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो ये उस टाइम के इंसिडेंट को इसमें एक्सप्रेस किया गया है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, स्मॉल इंट्रोडक्शन। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो नेल्सन मंडेला जो हैं, अब ये उस दिन की बात हो रही है 10th में ऑफ 1994 को, तो उस दिन का इंसिडेंट एक्सप्रेस किया है मंडेला जी ने। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि ये जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले 3 centuries ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक वाइट रूल रहा है, यानी ब्लैक वर्सेस जैसे हमारे इंडिया में होता था, ब्रिटिशर्स आए थे और हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो ये क्या करते थे, ये जो क्या है वाइट्स रूल कर रहे थे ब्लैक पे, तो उसी तरह से वहाँ पे भी था, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी ही कंडीशन थी। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। तो मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इसने 400 में से 252 सीट्स विन किया था और ये पहली बार हुआ था अफ्रीका की हिस्ट्री में। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। अब जो ये इनाग्रेशन सेरेमनी है, यानी जो पहली बार ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो ये जो सेरेमनी हुई थी, ये एक बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग है, जिसका नाम है एम्पी थिएटर, प्रिटोरिया में आज ये है। तो वहाँ पे हुई थी, जिसको मोर देन 140 कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग जो हैं उसमें शरीक हुए थे। Never again will this beautiful land experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address। और उस दिन जो उन्होंने एड्रेस दिया था, जो स्पीच दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि कभी भी दोबारा जो है इस खूबसूरत लैंड, ये जो खूबसूरत धरती है, यहाँ ये कभी भी दोबारा कोई किसी को दबा नहीं सकता, यहाँ पे दबाएगा नहीं। अपने स्पीच में उन्होंने बोला कि हर कोई क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी, हर कोई इक्वल होगा, कोई यहाँ पे किसी को दबाएगा नहीं अब दोबारा। तो इस तरह से उन्होंने एड्रेस किया था नेशन को एम्पी थिएटर बिल्डिंग से। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, अपार्थेड। ये क्या है? अपार्थेड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। तो ये जो इनका मूवमेंट था, नेल्सन मंडेला का जो मूवमेंट था, वो क्या था? अपार्थेड था। यानी अपार्थेड में क्या होता है कि जो कोई ब्लैक है या वाइट है, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस तरह से भेदभाव होता है कि अगर ये वाइट है तो इनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा, अगर ये ब्लैक हैं तो इनको कम प्रिविलेज मिलेगा। जैसे गांधी जी के साथ हुआ था कि उनको ट्रेन के कंपार्टमेंट से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि वो
वाइट नहीं थे, वो इंडिया से बिलोंग करते थे, तो उसी तरह के कंडीशन। तो ये जो मूवमेंट रही जिसके अगेंस्ट खड़े थे नेल्सन मंडेला जी, वो क्या था, अपार्थेड थे। अपार्थेड में क्या होता है कि रेशियल रेसेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसको अपार्थेड बोलते हैं। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो ये उस दिन का 10 मई 1994 का डिस्क्रिप्शन है कि उस दिन सीन कैसा था। बहुत ही खुशनुमा माहौल था प्रिटोरिया के स्ट्रीट में, गलियों में बहुत ही खुशनुमा माहौल था। और ये जो सेरेमनी हो रही थी जिसमें प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ओथ लेने जा रहे थे, ये एक सेरेमनी थी। और इस सेरेमनी में सारे लोगों ने शिरकत किया था। ब्लैक्स थे, वाइट्स थे, यानी हर रेस के, हर तरह के लोग, जो भी कलर था उनका, वो सब लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और 1 लाख से ज़्यादा जो है साउथ अफ्रीकन मैन, वेमेन और बच्चे, हर रेस के, हर जाति के, वो एक साथ गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे। नाउ फ्रॉम हियर योर चैप्टर स्टार्ट्स। लेट्स गो थ्रू द चैप्टर। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो ये नेल्सन मंडेला जी लिखते हैं, ये 10th मई की बात है। और वो 10th मई का दिन कैसा था, उन्होंने बताया कि डॉन, इसकी जो सुबह हुई बहुत ही ब्राइट और क्लियर हुई। और पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही प्लेजेंटली, बहुत ही अच्छे से घिरा हुआ हूँ बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से, डिग्नेटरीज से, जो बहुत ही पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुझे रिस्पेक्ट और जो इनागोरेशन होने वाला, जो ओथ लेने वाला हूँ मैं, तो उसके लिए ओथ किस चीज़ का, एज अ प्रेसिडेंट का, तो उसके लिए वो मुझे रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं। तो ये पूरा बताया है। और ये क्यों बड़ी चीज़ है, क्यों, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। पहला कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बना था, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अपार्थेड क्या है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी ब्लैक वर्सेस वाइट का। ब्लैक क्या होते हैं, उस टाइम में क्या होता था कि जो ब्लैक लोग होते थे उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, और जो वाइट पीपल होते थे उनको डिफरेंट प्रिविलेजेस मिलते थे। तो ये जो अपार्थेड जो सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था ये सिस्टम फॉर मैनकाइंड के लिए। तो ये जो अबॉलिश हुआ ये सिस्टम, तो उस चीज़ के लिए भी लोग उनको रिस्पेक्ट देने, और इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा नेल्सन मंडेला को। इनको ऑलमोस्ट 27 ईयर प्रिजन में स्पेंड करना पड़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब इन्होंने ये सब अचीव कर लिया, तो उनको भी, जैसे कि हम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, उसी तरह से नेल्सन मंडेला को भी साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो ये जो इनागोरेशन होगी, ये अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी साउथ अफ्रीका के सॉइल पे, साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater, a building without a roof with many rows of seats rising in steps formed by the Union buildings in Pretoria. तो ये जो सेरेमनी होने वाली है, ये प्रिटोरिया शहर में जो यूनियन बिल्डिंग है उसके पास एक एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर इन द सेंस एक ओपन हॉल है, और जहाँ पे एक ओपन ऑडिटोरियम सा है जिसमें रूफ नहीं है। तो वहाँ पे स्टेप्स पे जो स्टेप्स से सीढ़ियाँ हैं, वही क्या है, सीट्स का वर्क करेंगे। तो वहाँ पे इस तरह के एक ओपन थिएटर में ये सेरेमनी होगी, जो ओथ सेरेमनी है वो होगी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. For decades, अब decades क्या होता है,
जब 10 साल का जो पीरियड होता है, तो 10 साल का पीरियड इज़ 1 डिकेड। तो जब डिकेड्स की बात करें तो ऐसे कई 10-10 साल, तो मतलब इस तरह के डिकेड्स पे क्या होता है, ये जो एम्पी थिएटर है प्रिटोरिया में, तो ये जो सीट रहा है वाइट सुप्रीमेसी का रहा है। यानी इससे पहले क्या था, अपार्थाइड सिस्टम था, तो उसमें क्या था, सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी रही है। और ये वहाँ पे जो सीट थी, तो उस ओपन जो हॉल था उसमें सिर्फ वाइट पीपल ही बैठते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। लेकिन अब क्या हो गया, यानी 10th में 1994 को ये जो रेनबो गैदरिंग हो गया, यानी इट डजेंट मैटर कि आप आपका वाइट स्किन है या ब्लैक स्किन है या ब्रिटिश, जो भी किसी भी कोई रेस का बाउंडेशन नहीं कि सिर्फ वाइट से बैठ सकते हैं, किसी ब्लैक्स बैठ सकते हैं या कुछ भी, आप इस हर तरह के लोग हैं इसमें। रैम्बो जैसे होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, रैम्बो में ऑलमोस्ट 7 कलर होते हैं। तो उसी तरह से ये जो है आपका आज जो 10th में 1994 को जो लोग वहाँ पे गैदर हुए हैं, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किन कलर है उनका। तो वो बाउंडेड नहीं है, कोई सिचुएशन कोई सिस्टम से फोर्स्ड नहीं है वो। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वो किस लिए आ रहे हैं, ये जो ओथ सेरेमनी होने जा रही है, ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो पहली बार फॉर्म होने जा रही है, यानी लोगों ने इलेक्ट करके जो प्रेसिडेंट बनाया है, तो उस ओथ सेरेमनी का वो उस चीज़ को देखने के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तो ये जो कब की बात हो रही है, 10th में 1994 की बात हो रही है, और वो हमारे यहाँ समर टाइम होता है ऑलमोस्ट। लेकिन वहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका में ये ऑटम टाइम है। तो उस लवली ऑटम को ये जो है पोडियम यानी स्टेज पे अपनी डॉटर जिनानी के साथ थे। एंड जो मिस्टर डी क्लार्क हैं, उन्होंने पहले ओथ लिया एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन थाबो बेकी वॉज स्वर्न इन, उसके बाद थाबो बेकी जो हैं उन्होंने ओथ लिया एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. अब जब इनका टर्न आया, जब इनकी बारी आई, तो इन्होंने प्लेज लिया कि ये ओबे करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री को रन करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर कंट्री का एक सेट ऑफ रूल होता है कि उसके अकॉर्डिंग आपका पूरी चीज़ें चलेंगी। तो इन्होंने कहा, उस वक्त उन्होंने प्लेज लिया कि ये ओबे करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री को रन करेंगे, और अपने आप को जो लोग हैं उनको उनके वेल बीइंग के लिए, वो खुद को उनकी भलाई के लिए वो डिवोट कर देंगे। जो भी गेस्ट इकट्ठा थे, जो वहाँ पे जो भी दुनिया देख रही थी, उनके सामने इन्होंने कहा। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. और उन्होंने फर्दर कहा कि आज जो भी हम हैं, हमारे प्रेजेंस में हम ये कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक फ्रीडम, लिबर्टी इन द सेंस आज़ादी का एक नया जन्म हुआ है। जो एक्सपीरियंस, जो जिस तरह का एक्सपीरियंस से हम अभी गुजरे हैं, जो ह्यूमन डिज़ास्टर है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, वो मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी अब ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब उसके बाद यानी जो अपार्थाइड वाली कंडीशन थी, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेस किया जाता था, ब्लैक पीपल को बहुत परेशान किया जाता था, उनको बहुत सारी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट किया जाता था उनको। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे प्रेजेंट से हम ये आज हमारी फ्रीडम एक तरह से न्यू बॉर्न हो रही है, उसका नया जन्म हो रहा है। और जिस तरह से ह्यूमन डिज़ास्टर काफ़ी लंबे टाइम तक जो रह गया, तो उससे एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिससे कि पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी क्या है, प्राउड फील करे जिससे। We who were outlaws
Because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. Not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil. तो जो आउटलॉज हैं, अब फर्दर नेल्सन मंडेला सेज कि वी हु वर आउटलॉज, हम जो ऐसे थोड़ा सा पिछड़े हुए कंसिडर किए जाते थे, क्यों? क्योंकि जो ये अपार्थेड सिस्टम था उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है साउथ अफ्रीका से ख़त्म कर लिया था। तो आज वो सब भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम प्रिविलेज फील करते हैं उनको अपना मेहमान, वो आज हमारे मेहमान हैं और हमारे इस साउथ अफ्रीका के सॉइल पे हैं, तो वी आर फीलिंग प्रिविलेज कि हम आज उनको होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. फर्दर ही सेज कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो भी डिफरेंट इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, कई जो कंट्रीज से आए हैं वो यहाँ पे आए हैं, हमारे लोगों के साथ हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आज जिस भी जो जैसे ये अपार्थेड सिस्टम अबॉलिश हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं इट्स नॉट द विक्ट्री ऑफ आवर कंट्री ओनली, इट इज़ द विक्ट्री ऑफ आवर जस्टिस। ये न्याय की जीत हुई है, ये पीस की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटी यानी ह्यूमन रिस्पेक्ट की जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction. तो here नेल्सन मंडेला सेज कि हमने फाइनली अचीव कर लिया अपना पॉलिटिकल फ्रीडम। अब अचीव कर लिया क्यों? क्योंकि पहले तो ब्लैक पीपल पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे इलेक्शंस में, तो अब इन्होंने अपना फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम क्या कर लिया, अटेन कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो आज हम क्या करते हैं, हम प्लेज लेते हैं, कसम खाते हैं अपने आप से कि हम अपने लोगों को आज़ाद कर देंगे। जो ये बॉन्डेज है, जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, एक तरह से फोर्स्ड पॉवर्टी है या डेप्रिविएशन है, जो कमी है आपके राइट्स आपको जो नहीं मिल रहे हैं। डेप्रिविएशन का मतलब क्या होता है कि कमी होती है, डिप्राइव होना, यानी आपके हक अगर हम आपको नहीं दे रहे हैं तो हम आपको डिप्राइव कर रहे हैं। तो जो लोगों की सफरिंग्स हैं, परेशानियां हैं, या जो भी जेंडर है या कोई दूसरा भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, फ़र्क करना किसी भी बेसिस पे, तो हम अपने आप से आज प्लेज करते हैं कि हम अपने लोगों को, हम अपने सारे लोगों को आज़ाद कर देंगे गरीबी से, इस तरह की जो कमी है उससे, परेशानियों से, या जेंडर या किसी भी तरह का कोई भेदभाव हो रहा है उन सारी चीज़ों से आज़ाद कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और दोबारा कभी 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 ऐसा नहीं होगा कि ये जो खूबसूरत लैंड है वो दोबारा से क्या ऑपरेशन, यानी एक किसी तरह से नेगेटिव फोर्स कोई किसी को दबाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे। यानी सारे लोग क्या होंगे, इक्वल रहेंगे इस खूबसूरत लैंड पे। कहाँ के लैंड पे? साउथ अफ्रीका के लैंड पे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड bless Africa. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो अभी क्या है, जो हमने ये चीज़ अचीव कर लिया, द सन शैल नेवर सेट्स ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो अब जो हमने ये अचीव कर लिया, यानी जो हमारी अपार्थेड सिस्टम है जो अबॉलिश हो गई है, जो ख़त्म हो गई है, और जिस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, ये जो अचीवमेंट अब ये दोबारा कभी ख़त्म नहीं होगा। अब हमेशा यहाँ पे लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी अब यहाँ पे हमेशा क्या होगा, फ्रीडम ही रहेगी, हर कोई एक दूसरे के इक्वल ही रहेगा, इक्वलिटी ही रहेगी, और गॉड ब्लेस अफ्रीका। ही सेज
अ फ्यू मोमेंट, और उसके कुछ पल बाद ही ऐसा दिखता, सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई एकदम सरप्राइजिंग वे में, जैसे कि एक स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ एक डिस्प्ले हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शानदार डिस्प्ले हो रहा था साउथ अफ्रीकन जेट्स का ऊपर आसमान में, हेलीकॉप्टर्स का, और जो भी ट्रूप कैरियर्स है ये बहुत ही ज़्यादा रोअर कर रहे थे, एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन बनी हुई थी इनसे, और ये कहाँ पे, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। तो ये सब क्या सलामी दे रहे थे, सैल्यूट करने के लिए, जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या ट्रूप कैरियर्स हैं, ये सब क्या सलामी देने के लिए ये सब ऊपर से हो रही थी। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली देख रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो ये जो ऊपर डिस्प्ले हो रहा था, जो जेट्स का और हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप्स का, तो ये जो डिस्प्ले हो रहा था, ऐसा नहीं है कि प्रिसिजन मतलब एक्यूरेटली, तो ये जो हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलिट्री फोर्स का या एक बस ऐसा ही डिस्प्ले है। इट वॉज नॉट जस्ट डिस्प्ले, इट वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यानी ये इस चीज़ को भी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, जाहिर कर रहा था कि मिलिट्री कितनी ज़्यादा वफादार है जो नई गवर्नमेंट है उसको लेके, एंड दैट हैड बिन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो गवर्नमेंट जो कि एकदम फ्रीली और एकदम फेयरली इलेक्ट हुई है, कोई दबाव नहीं है और कोई अन्याय नहीं है, हाँ कोई एकदम फेयर है। और अभी कुछ मोमेंट्स पहले ही जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, जो साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, वो एंड पुलिस, और उनके जो चेस्ट हैं जिनमें बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए हैं जो कि उन्होंने अचीव किया डिफरेंट वॉर्स में, डिफरेंट जो भी अचीवमेंट्स के बाद जो उनको मिले हैं वो रिबन्स और मेडल्स, तो वो उनके चेस्ट पे लगे हुए हैं। वो सैल्यूट करते हैं और प्लेज करते हैं, प्लेज मतलब प्रॉमिस करते हैं अपनी लॉयल्टी को, अपनी वफादारी को, कि वो अब वफादार रहेंगे जो करंट गवर्नमेंट होने जा रही है, जो ये नेल्सन मंडेला की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो वो ये प्लेज लेते हैं कि हम इससे लॉयल रहेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. तो मुझे इतना होश है, आई एम अवेयर ऑफ इट, कि जो ये मिलिट्री पर्सोनल हैं, जो पुलिस हैं, तो आज तो भले मुझे सैल्यूट करे, लेकिन कुछ सालों पहले ये ही मुझे क्या करते, अरेस्ट करते। क्यों? क्योंकि ही वॉज द रिवॉल्यूशनरी, और वो क्या कर रहे थे, ही वॉज एट द टाइम ही स्टूड अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो इसलिए इनको ही वॉज अवेयर ऑफ इट कि कुछ सालों पहले ये लोग जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं, उस कुछ सालों पहले ये मुझे अरेस्ट कर रहे होते। फाइनली उसके बाद उन्होंने देखा कि शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, शेवरॉन क्या है, एक जिगजैग वी शेप में जो जिगजैग बनता है, तो उसी तरह से जैसे जेट्स उड़ रहे थे, तो वो अपने पीछे क्या एक स्मोक छोड़ रहे थे, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, और ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये सारे कलर का, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं। तो ये जेट्स अपने पीछे इस तरह से स्मोक छोड़ते हुए जा रहे थे, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग को बनाते हुए, उस कलर को बनाते हुए जा रहा था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikale and E Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. और ये जो डे है काफ़ी इनके लिए, नेल्सन मंडेला के लिए काफ़ी सिंबलाइज था, और इन्होंने जब भी कोई इस तरह से नेशनल कोई भी सेरेमनी होती है तो उसमें क्या होता है, नेशनल एंथम्स प्ले होते हैं, तो यहाँ पे भी नेशनल एंथम प्ले हुआ, और वाइट्स का जो था वो क्या है, कोसी सिकेल ई अफ्रीका प्ले हुआ, और ब्लैक का क्या हुआ, डाई स्टेम, जो कि यहाँ का ओल्ड एंथम था। तो ये दो एंथम प्ले हुए वाइट्स एंड ब्लैक के लिए। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem,
they once despised, they would soon know the words by heart. On that day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. अभी क्या है, ये ओथ ले रहे हैं, ओथ सेरेमनी हो रही है, और जो वाइट्स के नेशनल एंथम है वो भी हो रहा है, फिर उसके बाद जो ब्लैक पीपल के नेशनल एंथम है फिर वो भी लोग गा रहे हैं। हालांकि ये जो ग्रुप्स हैं, जो वाइट हैं वो ब्लैक के नेशनल एंथम को की मीनिंग नहीं जानते हैं, और जो ब्लैक्स हैं वो वाइट के नेशनल एंथम की मीनिंग नहीं जानते हैं। बावजूद उसके वो जो हैं वो ग्रुप्स में गा रहे हैं, वो उसकी मीनिंग नहीं जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो गा रहे हैं, बाय हार्ट उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनॉग्रेशन के दिन एक होता है कि जितने भी, ये तो अचीवमेंट है, आज डेमोक्रेटिक लीडर बन गए हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला उस वक्त उनके दिल में वो सारी चीज़ें उनको याद आ गई जो हिस्ट्री में उनके साथ हुई थी, जो गुजरी थी। जैसे कि आपको बताया गया कि ये 27 ईयर ये प्रिजन में रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी थे, ये अपार्थेड जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट थे, तो उसके लिए उनको सज़ा भी मिली। तो वो सारी चीज़ें, जो भी पेन्स थी, जो भी सफरिंग थी इस चीज़ को अचीव करने के लिए, उन्होंने जो भी फेस किया था वो सारी चीज़ें उनके सामने आ गई। अब उसके बाद ये बताते हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में कुछ कुछ सालों पहले, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द, एक बहुत ही बिटर वॉर हुई थी, एंग्लो बोर वॉर, जिसमें क्या था, ब्रिटिशर्स जो इंग्लिश मैन थे और जो अफ्रीकन थे उनके बीच वॉर हुई थी। और ये कब की बात है? इनके बर्थ से पहले की। The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, in my own 8th decade as a man, that system had. So, let's see. जो वॉर हुई थी, जो भी ब्रिटिशर्स थे और जो अफ्रीकन थे, उनमें जो वॉर हुई थी, उस वॉर के बाद जो वाइट स्किन्ड पीपल थे, वो जो भी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो भी वाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने अपने बीच के डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया और एक साथ कलेक्टिवली खड़े हुए एज अ रेशियल डोमिनेशन, यानी रेसेस के बेसिस पे डोमिनेट करने के लिए, यानी वाइट जो पीपल थे वो सब कलेक्टिव हो गए और एक साथ एकजुट होके ब्लैक स्किन पीपल को दबाने में लग गए। और ये जो स्ट्रक्चर जो इन्होंने उस वक्त क्रिएट किया, ये सबसे ज़्यादा, ये जो उभर के आई वो सबसे ज़्यादा ये हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ही मतलब एक तरह से जैसे जानवरों वाला बिहेव, तो ये बहुत ही हार्श था, जानवरों जैसा बिहेव करने वाला था। और ये सोसाइटी का, ये वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सोसाइटी का सबसे ज़्यादा ख़राब सिस्टम थी, ये जो अपार्थेड सिस्टम थी, यानी किसी इंसान को, लोगों को उनके बनावट के बेसिस पे, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग ब्लैक स्किन, उनको डोमिनेट करना, उनको बहुत उनके राइट्स जो उनको मिलने चाहिए उनसे उनको डिप्राइव कर देना, तो ये बहुत ही हार्शेस्ट थिंग थी जो कि हुई वर्ल्ड की सोसाइटीज़ में। वन ऑफ द सोसाइटीज़ यानी साउथ अफ्रीका में ये बहुत ही हार्शेस्ट थिंग थी जो कि हुई। Now, in the last decade of 20th century and my own 8th decades as a man, that system had, अब क्या है, अब जब कब यानी 1994 को, 10th में 1994 को, जब ये 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड चल रही है और मेरी खुद की 8th डिकेड्स हो गए हैं एज अ मैन। तो किसी जैसे कि आपको पता है डिकेड क्या है, 10 साल के पीरियड को एक डिकेड कहा जाता है। तो अगर नेल्सन मंडेला का अभी 8th डिकेड चल रहा है एज अ मैन, तो ये कितने साल के हो गए? 80। तो ये अपने 80s में हैं और 80s में हैं, तो अब ये फर्दर अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। So that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights
and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो वो जो सिस्टम थी, अब जो शुरू से चली आ रही थी, एक वॉर हुई थी नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, उस वॉर के बाद सारे वाइट स्किन पीपल कलेक्टिव हो गए थे, एकजुट हो गए थे, डोमिनेट करने के लिए, डोमिनेट करने लगे थे ब्लैक स्किन पीपल को, और ये जो सिस्टम इस तरह से प्रिवेलेंट हो गई थी, ये अपार्थाइड सिस्टम थी। तो वो उनके बर्थ के पहले ये जो चीज़, जिस चीज़ की शुरुआत हुई थी, आज जब वो अपने 80s में हैं, तो वो क्या हो गई है, हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। और उसकी जगह, वो जो अपार्थाइड सिस्टम थी, उसकी जगह अब एक ऐसी सिचुएशन ने ले ली है जिसमें हर किसी को अपना आज़ादी मिलेगी, हर किसी को अपने राइट मिलेगा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस बंदे का स्किन कलर क्या है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किन कलर उनको उनकी राइट मिलेगी। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और ये जो टाइम है, ऐसा एक इस तरह से अनइमेजिनेबल, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये जो टाइम आया है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस टाइम के लिए, ये 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इमेजिन भी नहीं कर सकते उस तरह के सैक्रिफाइसेस किए हैं इनके लोगों ने, और बहुत ही इस तरह की सफरिंग फेस किया है, और इतना करेज शो किया है जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसकी कोई गिनती नहीं है, और जिसको कभी भी रिपे नहीं किया जा सकता किसी भी फॉर्म में। इतना ज़्यादा है ये जो करेज इन्होंने शो किया, इनके लोगों ने जो करेज शो किया, जो सफरिंग शो किया, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, अनकाउंटेबल है, और उसको पे नहीं किया जा सकता है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आज जो भी मैं हूँ, वो सारे लोगों के कलेक्टिव एफर्ट्स, ऐसा नहीं कि ये जो आज अचीव किया है, जो ये अपार्थाइड सिस्टम जो अबॉलिश हो गई है, या फिर जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, तो ये अकेले सिर्फ मेरा एफर्ट है, नहीं, ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैट्रियट्स हैं। पैट्रियट्स वो होते हैं जो कि अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें हम देशभक्त भी बोलते हैं। तो वो सारे देशभक्त का कलेक्टिव एफर्ट है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अचीव किया, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है और अपार्थाइड सिस्टम अबॉलिश हो गई है, तो उनके कलेक्टिव एफर्ट की वजह से हुआ है। लेकिन आज वो लोग, ये सोच के मुझे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि आज मैं उनका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता, क्योंकि वो लोग नहीं है यहाँ पे, ना तो वो इस सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, कि ना मैं उनको शुक्रिया अदा कर सकता, नहीं, मोस्ट प्रोबेबली उनकी डेथ हो गई है, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, और मैं उनको ये दिखा भी नहीं सकता, वो ये देख भी नहीं सकते कि उनकी जो सैक्रिफाइसेस थी, उनकी जो कुर्बानियाँ थी, उससे क्या क्या अचीवमेंट हुई है, उनके कुर्बानियों से क्या असर हुआ है। अब जो अपार्थाइड सिस्टम थी, उसने एक डीप लास्टिंग वॉन्ड, यानी बहुत ही गहरा जख्म छोड़ा है मेरे देश और मेरे लोगों पर। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cicilus, the Chief Lithilis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subequis of our time, men of such extraordinary. हम सभी को बहुत टाइम लग जाएगा। जो ज़ख्म मिला है, जो अपार्थाइड से जो ज़ख्म मिला है, ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि कितना, जब अभी ये 80 इयर्स के जब ये बोल रहे हैं, तो
इतना टाइम दिया है लोगों ने, इसके बीच बहुत सारे लोग रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। तो ये इनका कहना है कि जो अपार्थेड जो कंडीशन थी उसकी वजह से जो लोगों को ज़ख्म मिला है उसको भरने में बहुत साल लग जाएगा। अगर जनरेशन्स नहीं लगेंगी तो कम से कम बहुत साल ज़रूर लगेंगे, क्योंकि ज़ख्म बहुत गहरा है और उसको भरने में टाइम लगेगा। लेकिन जो ये इतना वक्त गया, जो डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन है, जितना ऑपरेस किया गया, जितना जो जिस तरह से डोमिनेट किया गया है, जिस तरह से जो भी सफरिंग्स मिली उसकी वजह से, जो भी ब्रिटैलिटी हुई है, तो उसकी वजह से एक और दूसरा इफेक्ट आया कि इस ब्रिटैलिटी ने, इस क्रूरता ने और इस दबाव ने, इस डोमिनेशन ने एक प्रोड्यूस किया, जन्म दिया बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को, जैसे जिनके नाम हैं तामोज, वॉल्टर सिसिलिस एंड चीफ लिथिलिस, यूसुफ डैडोस, द ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सुबिक्विस। तो ये सारे इन सारे लोगों को, जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, इन जैसे लोगों को जन्म दिया इस डिकेड ने। Courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो ये जो एक्स्ट्रा मैन हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हैं, जिनका जिक्र अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हैं जिनके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहनीत है, जेनरॉसिटी है, कंपैशन है बहुत ज़्यादा, और इस तरह के लोग दोबारा फिर कभी नहीं दिखेंगे। कभी ये जो लोग थे अपने आप में यूनिक थे और इन जैसे दोबारा कभी नहीं हो सकते, शायद इसलिए कि इस तरह के लोगों का जन्म होने के लिए, इस तरह की लोगों के अंदर इस तरह की क्वालिटी पजेस करने के लिए ज़रूरी हो कि इतना ही डेप्थ ऑफ ऑपरेशन हो, इतना ही गहरा दबाव हो, इतना ही ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर हो, तभी इस तरह की हाइट्स ऑफ कैरेक्टर यानी हाइट्स ऑफ क्वालिटी प्रोड्यूस हो सकती है किसी भी इंसान के अंदर। Further he says, my country is rich in the minerals. हम सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका क्या है, is known for minerals and gems। तो इनका कहना है, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा देश जो है मिनरल्स में, जेम्स में, इसके लिए क्या है, रिच है। मिनरल्स में और जेम्स में, हमारे मिट्टी के नीचे ये सब जेम्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ है, लेकिन मुझे हमेशा से ये पता है, मैं हमेशा से इस बात का यकीन करता हूँ कि इस धरती के, इस लैंड की, साउथ अफ्रीका का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, यहाँ के लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइन हैं, बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं, इतने प्योर है, डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ के लोग, हालांकि ये रिच है, हमारी कंट्री जो है, नेल्सन मंडेला कहते हैं हमारी कंट्री जो है वो हालांकि रिच है मिनरल्स में और जेम्स में, पर हम यहाँ की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो यहाँ के लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. ये जो कॉमरेड्स मतलब साथी, जो इस स्ट्रगल में, ये इस संघर्ष में जो मेरे साथी रहे हैं, उनसे मैंने सीखा कि करेज का असल मतलब, साहस का असल मतलब होता क्या है। टाइम एंड अगेन यानी बार बार मैंने ये देखा है औरतों और मर्दों को अपनी ज़िंदगियों को रिस्क देते हुए, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाते हुए और जान देते हुए एक आइडिया के लिए है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. मैंने देखा है जो भी अटैक्स होते थे उसके सामने लोग कैसे खड़े होते थे, जो भी टॉर्चर होते थे उसके अगेंस्ट लोग कैसे खड़े होते थे, बिना टूटे, एकदम भी उनका हौसला नहीं टूटता था, वो नहीं टूटते थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ
को शो करते थे, रेजिलियंस उनका, वो इस चीज़ का डट के सामना करते थे और इसके इफ़ेक्ट से बहुत लंबा इफ़ेक्ट नहीं होता था, वो जल्दी ही इस चीज़ को ओवरकम कर लेते थे और इतना ज़्यादा हौसला जाहिर करते थे जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फर्दर ही सेज कि करेज का असल मतलब ऐसा नहीं है, या उन्होंने यहाँ पे सीखा कि करेज का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका डर हो ही ना, डर का गायब हो जाना नहीं है साहस का मतलब, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, यानी ट्रायम्फ इन द सेंस विक्ट्री, यानी डर के आगे जैसे जीत है ये कहा जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि डर का मतलब साहस का मतलब ये है कि डर एकदम से गायब हो जाए, डर रहता है पर उसके ऊपर काबू पा लेना क्या है, आपका करेज कहलाता है। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear। और जो ब्रेव मैन है, ऐसा नहीं है कि जिसको डर नहीं लगता वो ब्रेव मैन है, नहीं, ब्रेव मैन वो है जिसको डर लगता है और अपने उस डर को वो ओवरकम करता है, ट्रू सेंस में वो ब्रेव है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। कोई भी, फर्दर ही सेज, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको पैदा होते ही वो नफरत करते हुए किसी और से पैदा होता है, कि पैदा हुआ और नफरत करने लगा किसी से बिकॉज ऑफ हिज कलर या किसी और बंदे के बैकग्राउंड की वजह से या उसके रिलीजन की वजह से, ऐसा नहीं होता है। उनको नफरत करना सीखना पड़ता है, और जब वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्यार तो नेचुरली आता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन हार्ट की ये क्वालिटी है, तो कि लव नेचुरली आता है, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। कंपैरेटिव यानी जब आप नफरत करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, बट सिंस यू आर अ ह्यूमन तो इट्स नेचुरल टू यू कि आप लव इजिली कर लो इन कंपैरिजन टू स्प्रेडिंग हेट्रेड। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। तो मंडेला सेज हियर कि जब इवन मुश्किल से मुश्किल दौर में, ग्रिमेस्ट का मतलब टफेस्ट, तो इवन मुश्किल से मुश्किल दौर में जब वो प्रिजन में थे और वो और उनके साथी कॉमरेड्स यानी साथी जब प्रिजन में थे, और जब हमारे साथ एकदम हद कर दी जाती थी, बहुत ज़्यादा एकदम पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाता था, तो तब, और जब प्रिजन में है तो जाहिर है कि कोई बहुत अच्छे से तो रखेगा नहीं, तो वहाँ पे उस तरह से पनिशमेंट भी मिलती होगी। तो जब वो उनको एकदम हद पार हो जाती थी, तब भी एक इंसानियत की किसी भी एक गार्ड्स वहाँ पे जो होते हैं प्रिजन में, जेल में जो गार्ड्स हैं, तो उनकी जब भी उनके नज़र में जब वो थोड़ा भी गार्ड से अगर इंसानियत की थोड़ी सी भी झलक मिल जाती थी, तो भले वो कुछ सेकंड्स के लिए ही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था उनके लिए कि एक इंसानियत का थोड़ा सा भी झलकना, कोई उनके लिए थोड़ा सा भी सिंपथाइज हो जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा उससे इनको ताकत मिलती थी और हौसला मिलता था कि ताकि आगे वो अपनी इस जो क्या थी, जो स्ट्रगल थी अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, तो उसको वो कंटिन्यू कर सकें, उससे उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिलता था उस इंसानियत वाली झलक से। और फर्दर ही सेज कि इंसान की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है, एक लॉ की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जो बुझी तो रह सकती है पर छुपी तो रह सकती, सॉरी, जो इंसान की अच्छाई है वो एक लॉ की तरह है, फ्लेम की तरह है, जो कि छुप तो रह सकती है, छुपी रह सकती है कुछ देर के लिए, हो सकता है कि अभी ना जाहिर हो रहा हो, पर कभी बुझ नहीं सकती है, वो रहती ही है। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society,
each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. So here Nelson Mandela says कि ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, दो तरह के फ़राइज़ होते हैं. पहला जो फ़राइज़ होते हैं वो होते हैं किसी भी इंसान के फैमिली से रिलेटेड, उसके पेरेंट्स से रिलेटेड, उसके वाइफ और बच्चों से रिलेटेड उनकी ज़िम्मेदारियां होती हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं. और दूसरी जो ज़िम्मेदारी होती है वो उसके लोगों के लिए ज़िम्मेदारी होती है, उसकी ख़ुद की कम्युनिटी के लिए एक ज़िम्मेदारी होती है, उसकी कंट्री के लिए एक ज़िम्मेदारी होती है, कुछ फ़राइज़ होते हैं. और जो सिविल और ह्यूमन्स, जहाँ पे इंसानियत है, जहाँ पे सब बहुत अच्छे से हैप्पी गोइंग है, तो हर इंसान इस तरह के माहौल में जहाँ पे इंसानियत है, जहाँ पे लोग हैप्पी गोइंग हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में हर इंसान केपेबल है अपनी उन फ़राइज़ को पूरा करने के लिए, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग केपेबल है उन फ़राइज़ को पूरा करने के लिए. एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में जहाँ पे इंसानियत है वहाँ पे तो ये पॉसिबल है. लेकिन बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. हियर ही सेज कि लेकिन एक कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे अपार्थेड सिस्टम जो है प्रिवेलेंट है, तो इस एक कंट्री साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये लगभग नामुमकिन जैसा है कि इंसान के लिए, मुझ जैसे इंसान के लिए और मुझ जैसे कलर वाले इंसान के लिए, यानी डार्क स्किन कलर्ड, ब्लैक स्किन कलर्ड पीपल के लिए ये ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है कि अपने दोनों फ़राइज़ वो पूरी कर सके. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में अगर एक बंदा जिसकी डार्क स्किन है, अ मैन ऑफ कलर मतलब जिसकी डार्क स्किन है, जो ब्लैक पीपल हैं, अगर वो सिर्फ इंसान की तरह भी रहना चाहते हैं तो भी उनको पनिश किया जाता है, उनको आइसोलेट, अलग थलग कर दिया जाता है. अब हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग की तरह भी रहने को उनको अलाउ नहीं किया जाता था. अर्लियर यू हैव बिन टोल्ड कि जो अपार्थेड सिस्टम प्रिवेलेंट थी साउथ अफ्रीका में उस टाइम, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनको बहुत सारे चीज़ों से, उनके बहुत सारे राइट्स से उनको डिप्राइव कर दिया जाता था. तो इसलिए ये बात कही गई है. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब अगर साउथ अफ्रीका में एक बंदा जो कि डार्क स्किन है, एक बंदा जो कि ब्लैक स्किन है, अगर वो चाहता अपने लोगों को से रिलेटेड, अपने लोगों से रिलेटेड अगर अपनी कम्युनिटी के लिए जीना चाहता है, अगर अपनी कंट्री के लिए जीना चाहता है, तो ये क्या था, नामुमकिन था. क्यों नामुमकिन था? क्योंकि आपको पता है, आपसे बताई गई है ये बात कि उनको बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे, वो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते थे. ब्लैक स्किन पीपल को अलाउ नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में जाएं, और तभी तो वो अपने लोगों के लिए अच्छा कर सकेंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, कोई भी तभी तो अच्छा कर सकता है जबकि वो इस फील्ड में जाए, उसको पॉलिटिकल राइट्स मिले उसको. तो अगर कोई बंदा, अगर कोई ब्लैक स्किन पीपल ऐसा चाहता था कि वो अपने लोगों के लिए अच्छा कर सके, तो उसको अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता था, अपने घर से उसको अलग कर दिया जाता था, और उसको एक बागी का, एक उसको बागी कहा जाता था, उसको रिबल कहा जाता था, और उसकी जो लाइफ है वो सिक्रेसी में, मतलब एक अंधेरे में उसकी ज़िंदगी कर दी जाती थी. तो जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इससे पहले वाली स्लाइड में आपने सुना कि ये कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगियों में दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो तरह के फ़राइज़ होते हैं जो उसको फुलफ़िल करने होते हैं. एक उसकी फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, वाइफ से रिलेटेड होता है, दूसरा उनके पीपल, कम्युनिटी और कंट्री के लिए होता है. जो नॉर्मल इंसान, जो इंसान एक सिविलाइज्ड इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ईजी है कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल कर पाए. पर साउथ अफ्रीका में ये नामुमकिन है. उसका रीज़न ये है कि
अगर कोई चाहेगा कि अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए ब्लैक स्किन पीपल कुछ करें, तो उनको कैसे, यहाँ पे तो आपको बताया ना कि 27 ईयर्स इन्होंने जेल में स्पेंड किया, तो उसको इस तरह से फैमिली से अलग कर दिया जाता था और उसको बागी यानी रिबेल कहा जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. तो ये कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शुरू में मैंने ऐसा चूज़ नहीं किया कि मैं अपने लोगों को अपने फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। वो शुरू में अपने फैमिली को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो अपने लोगों को अपने फैमिली के कंपैरेटिव ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन अपने लोगों को सर्व करने की कोशिश में उनको ये एहसास हुआ कि वो अपनी जो उनके जो ऑब्लिगेशंस है, एक बेटे की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से और फादर एंड हस्बैंड की हैसियत से, वो इन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि उनको प्रिजन में जब रहना है, तो कैसे वो एक अच्छे बेटे, एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छा ब्रदर बन सकते हैं। तो यही कहा गया कि जब वो पहले तो उन्होंने फैमिली को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको ये एहसास हुआ कि अगर वो अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं तो अपने फैमिली को नहीं सर्व कर पाएंगे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. Here he says कि मैं इस आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। कोई भी बच्चा आज़ाद ही होता है और फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद थे। दैट आई कुड नो, हर जो भी तरीके हो सकते हैं, मतलब मैं जो चाहता था बचपन में, मैं जो चाहता था वो सारी चीज़ें करता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी मदर के हट के जो पास, मदर के हट के पास जो भी फील्ड्स वगैरह थे उसमें वो ईजिली दौड़ भाग कर सकते थे, दौड़ते थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो क्या थे, नदी झरने थे, उसमें वो इजीली उसमें स्विम कर सकते थे, तैर सकते थे, वो झरने जो कि उनके विलेज से होकर गुजरते थे। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और आज़ाद थे कि वो ग्रेन्स वगैरह जो हैं, जो भी ग्रेन होते हैं, उनको रात में उन ग्रेन को रोस्ट करके यानी भून के खाते थे। और किस चीज़ के लिए फ्री थे? एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो फ्री थे कि वो ईजिली बुल्स के बैक पे ईजिली स्लो मूविंग जो धीरे धीरे जो बुल्स चलते हैं, उन बुल्स पे, उन बैलों की पीठ पे आराम से ये क्या करते थे, बैठ जाते थे, राइड करते थे उनके। तो वो जब वो ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत से ही उनको आज़ादी की भूख थी, वो आज़ाद पैदा हुए थे हर तरह से, हर वो जो भी उनको जो भी वो चाहते थे वो चीज़ वो कर लेते थे, तो वो हर तरह से आज़ाद ही पैदा हुए थे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए उसके फादर के इंस्ट्रक्शंस, उसके कमांड्स ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से आज़ाद था तब तक जब तक कि मेरे फादर जो भी कहते थे मैं उसको मानता था, और जो भी मेरी ट्राइब थी उसके जो कस्टम थे, उसके जो रीति रिवाज थे, उनको मैं फुलफ़िल करता था, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था कि क्या नॉर्म्स हैं, क्या मतलब उस छोटी सी दुनिया के बाहर क्या लॉ है और क्या रेगुलेशंस है जो कि मैन या गॉड के ज़रिए बनाई गई है। और मतलब मेरी छोटी सी दुनिया थी, मैं उसमें पूरी तरह से आज़ाद था। जो भी एक आध चीज़ें थी जैसे फादर को ओबे करना या जो भी मेरे ट्राइब्स थे उसके कस्टम्स को फुलफ़िल करना, और उसके अलावा मैं पूरी तरह से आज़ाद था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो जब बचपन में तो सिर्फ इतना था कि भाई पापा से डर लगता है या
या जो भी इंस्ट्रक्शंस है, कमांड्स है, उनको फुलफिल करना है, तो वो कर लिया और लगता था कि हम बहुत आज़ाद हैं। जब बड़े हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, जब चीज़ों को समझना शुरू किया, तो उनको एहसास हुआ कि जो ये हमारी आज़ादी, जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत आज़ाद हैं, हम कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, तो वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक झांसा है, एक ऐसी चीज़ जो है ही नहीं। तब उनको एहसास हुआ, एज अ यंग मैन, जब उनको एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी तो मुझसे बहुत पहले ही ले ली गई है, और तब उसके लिए, उस आज़ादी को हासिल करने की भूख उनमें पैदा हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. शुरू शुरू में जब वो स्टूडेंट थे तो उनको बहुत बेसिक सी आज़ादी चाहिए थी, सिर्फ खुद के लिए आज़ादी चाहिए थी, और ऐसी आज़ादी जो बहुत ही टेम्प्रेरी आज़ादी होती है। तो उनको क्या आज़ादी चाहिए थी? जब वो रात को बाहर रुकना चाहते हैं तो रुक सकें, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें, और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकें। लेकिन उसके बाद एज ए यंग मैन जब जोहान्सबर्ग में वो थे, तो वो क्या करने लगे, वो बहुत बेसिक चीज़ों के लिए, कि यह जो ऑनरेबल फ्रीडम्स हैं, यानी अपने पोटेंशियल जो वो करना चाहते हैं वो उस चीज़ को परसीव कर सकें, जिससे वो शादी करना चाहते हैं वो कर सकें, अपनी फैमिली अपने अकॉर्डिंग रख सकें, और एक ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि अगर कोई लॉफुल लाइफ, वो कोई कानून अगर नहीं तोड़ रहे हैं तो उनको परेशान नहीं किया जाए, इस तरह की आज़ादी उनको चाहिए थी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. शुरू शुरू में तो जो वो करना चाहते थे बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जिसके लिए वो आज़ादी चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास हुआ, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये सिर्फ वो नहीं है जो वो आज़ाद नहीं है, बल्कि उनके जैसे, उनके भाई, उनके बहन, वो सब आज़ाद नहीं थे। उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी आज़ादी कम कर दी गई है, उनकी आज़ादी कर्टेल है, कर्टेल मतलब रिड्यूस, तो सिर्फ उनकी आज़ादी कम नहीं थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। यानी जब सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी आज़ादी रिस्ट्रिक्टेड थी, वो सारे लोग जो उनके जैसे दिखते थे, जो ब्लैक थे, जो ब्लैक स्किन पीपल थे, उन सारे लोगों की आज़ादी जो थी क्या थी? रिड्यूस थी, कम थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और जब उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तभी आज़ादी के लिए जो उनकी खुद की भूख थी वो क्या हो गई? वो ग्रेटर हंगर, और ज़्यादा भूख बन गई, और ये तब कलेक्टिव हो गया कि मुझे अपने लोगों के लिए भी आज़ादी चाहिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ये आज़ादी की ही इच्छा थी, अपने लोगों की आज़ादी की इच्छा थी, एक ऐसी आज़ादी जिसमें इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो रह सके, और उसी की वजह से उनकी ज़िंदगी, नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी बनी। That transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और ये खुद अपने लोगों की आज़ादी की ही इच्छा थी जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बनी। पहले वो क्या थे? फ्राइटन यंग मैन थे, लेकिन वो चाहत थी कि उनको अपने लोगों के लिए आज़ादी चाहिए, और उसकी वजह से वो बोल्ड बन गए। पहले वो लॉ अबाइडिंग थी, जो भी रूल था उसको वो फॉलो करते थे, लेकिन सिंस उनको अपने लोगों की आज़ादी चाहिए थी, और इसी के लिए वो क्या हो गए? क्रिमिनल कहे जाने लगे। दैट टर्न्ड, और यही वजह थी कि एक ऐसा हस्बैंड जो कि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, अब क्या हो गया? बेघर हो गया।
दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, तो सिर्फ ये इच्छा ही थी, ये इच्छा अपने लोगों की आज़ादी की इच्छा ही थी, जिसकी वजह से एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था मॉन्क की तरह रहने लगा, साधुओं की तरह रहने लगा। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मंडेला हियर सेज कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, जो भी एक कॉमन बंदा हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग है, पर उनको ये एहसास हुआ कि वो छोटी छोटी भी जो भी लिमिटेड फ्रीडम्स हैं या छोटी छोटी भी जो चीज़ें उनको मिल रही है, उन चीज़ों को वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जब वो देखते हैं कि उनके लोग आज़ाद नहीं हैं, उनके पीपल आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इनडिवाइसिबल. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो ये कह रहे हैं कि जो ये आज़ादी थी ये कलेक्टिव थिंग थी। अगर वो किसी भी एक इंसान पे चेन देखते थे, रुकावट देखते थे, रोक देखते थे, तो वो उनको एहसास होता था कि ये पूरी जो चेन है, ये जो पूरी रुकावट है, बाउंडेशंस हैं, ये उनके पूरे लोगों के लिए, और उनके लोगों पर बाउंडेशंस होने का मतलब है कि ये बाउंडेशन खुद उन पे भी है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे पता था कि जो ऑपरेसर है वो भी आज़ाद नहीं है। ऑपरेसर मतलब जो किसी की आज़ादी को रोकता है, जो किसी को दबाने की कोशिश करता है, वो भी आज़ाद नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जिसको दबाया जाता है, जिस पर रोक टोक की जाती है, वो तो खैर आज़ाद है ही नहीं, और जो दबाता है वो भी आज़ाद नहीं है। वो अगर अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, और एक ऐसा बंदा जो बिना किसी रीज़न के किसी बंदे की आज़ादी को छीनता है, वो क्या है, वो हेट्रेड का प्रिजनर है, यानी उसको नफ़रत पसंद है, उसके ऊपर, उसके जहन पर नफ़रत का कब्ज़ा हो गया है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी वो लॉक हो गया है बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस, यानी बिना किसी रीज़न के अगर किसी से नफ़रत हो रही तो उसका भी तो जहन खाली नहीं है। और ये उसकी क्या दिखाती, नैरो माइंडेडनेस, उसकी जहनियत दिखाती है कि वो किस तरह से, उसका प्योर थॉट नहीं है, पायस थॉट नहीं है, तो वो भी क्या है, इस तरह की एक हेट्रेड से उसका पूरा जो माइंड है वो पूरा एकदम फिल्ड है हेट्रेड से, तो वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी नेचर की सिंपल चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पा रहा है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो मैं अगर किसी की आज़ादी लेता हूँ, किसी और से मैं उसकी आज़ादी अगर छीनता हूँ, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, मैं भी तो उस थॉट से कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे इसको कंट्रोल करना है, तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली जाए, तो अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली जाती तो अब तो मैं आज़ाद हूँ ही नहीं, लेकिन अगर मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं किसी से उसकी फ्रीडम छीनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं एक हेट्रेड वाली थॉट से कंटिन्यूसली मेरा माइंड जो है ऑक्यूपाइड है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और जो भी ऑपरेस्ड है और जो ऑपरेसर है वो दोनों एक साथ ही हैं, वो दोनों क्या है, एक तरह से कैद है। जिस पे रोक टोक की गई है वो तो कैद है ही है, वो तो रिस्ट्रिक्टेड है ही है, लेकिन जो रोक टोक कर रहा है वो भी क्या है, वो भी फ्री माइंडेड नहीं है, वो भी इस तरह की हेट्रेड वाली, इस तरह की प्रेजुडिस वाली थॉट से क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो इससे आगे नहीं सोच पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये इस तरह से करके इस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करके उन दोनों लोगों का भला किया। सो
उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आई होगी। आप खुद से भी एक बार रीडिंग करिए और देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं समझ में आती तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।